नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की क्लास। और इस क्लास में आप लोग 2016 का पेपर देखेंगे। तो ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि पटेल एक्ट संबंधित है। कह रहे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, कह रहे अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, कह रहे प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणामात्मक वृद्धि से, कह रहे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणामात्मक वृद्धि से। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। कह रहे पाठचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। कह रहे पाठ्यक्रम में कुछ उप विषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। कह रहे विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। कह रहे कक्षा की गतिविधियों में, कह रहे कि परीक्षा में कम महत्व देना। तो आप लोग धरते हैं, आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1 कि पाठचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। आपका कह रहे 16 मार्च 1910, 20 मार्च 1911, कह रहे 16 मार्च 1911, 20 अप्रैल 1910। तो आपका आंसर हो जाए 16 मार्च 1911। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। आपका कह रहा है दादा भाई नेहरू जी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी ने। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। कह रहे कि हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से, कह रहे मैकाले के विवरण पत्र से, वुड के आदेश से। तो आपका आंसर हो जाए 1813 के आज्ञा पत्र से। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे। कह रहे कि डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। आपका कह रहे कि श्री M.T. व्यास, कह रहे श्री D.S. कोठारी। तो आपका डॉक्टर ताराचंद। तो आपका आंसर हो जाएगा श्री D.S. कोठारी। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। कह रहे हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आपका आंसर हो जाए 9वीं पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में, कह रहे स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। कह रहे 2001, 2002, 2003, 2004। तो आपका आंसर हो जाए 2004 से। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। कह रहे केरल राज्य में, कह रहे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उपर्युक्त में ऐसे कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। कह रहे कि 0 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, कह रहे 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, कह रहे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यशपाल समिति का गठन किया गया। कह रहे कि 1990, 1991, 1992, 1993। तो आप लोग धरके 1992 में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। कह रहे महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, जीवी खेर, वो बीजी खेर, और कह रहे कि SK सिन्हा। तो आप लोग धरते हैं कि बीजी खेर जो है ना, आपकी बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। तो कह रहे बच्चों का विद्यालय में ठहरना और तथा वृद्धि करना। कह रहे बच्चों को स्वस्थ और पुष्ट बनाना। कह रहे शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को कम करना। कह रहे कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4 कुपोषण की समस्या को दूर करना, ठीक है। ये आपका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। कह रहे लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा। तो आपका आंसर हो जाए लॉर्ड कर्जन द्वारा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। तो आपका कह रहा है 1970, 1975, 1976, 1980। तो आपका आंसर हो जाए 1976। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो आप लोग देखें, कलकत्ता मदरसा की स्थापना मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आप लोग देखें, देखो मदरसा की स्थापना किस लिए, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। जबकि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हिंदू धर्मशास्त्र और संस्कृत भाषा और कह रहे हैं कि
परंपरागत ज्ञान को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। आप लोग दर्शकों को आपको बहुत शॉर्ट में आंसर मिलेंगे, तो इनको आप लोग नोट कर लेना या आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा। तो आप लोग देखें मैकाले की शिक्षा नीति ने भारत में कह रहे अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली स्थापित की। देखो मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसने भारत में क्या किया था कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली स्थापित की, जिससे क्या हुआ कि आधुनिक प्रशासन, विज्ञान और उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिला। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स बर्ड की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। तो कह रहा है चार्ल्स बर्ड ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए कह रहे कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, एक तो यहाँ पर विस्तार के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, कह रहे कि शिक्षकों के प्रशिक्षण, कह रहे कि पाठ्यक्रम सुधार, स्थानीय निकायों की भागीदारी और कह रहे शिक्षा में व्यवहारिकता पर जोर देने की सिफारिश की थी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय और कह रहे हैं अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग ध्यान करें अपव्यय से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना। मतलब अपव्यय का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे क्या होते हैं जैसे कोई प्राथमिक शिक्षा अपनी पूरी नहीं की और बीच में ही स्कूल छोड़ दिया, तो इसको बोला जाता है अपव्यय। देखो अवरोध से तात्पर्य बच्चों का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। जैसे क्या होता है कि बच्चा एक कक्षा में ही 2-3 साल तक पढ़ता रहता है, तो इसको बोला जाता है अवरोध। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिएगा। तो आप लोग देखिए पी मोस्ट का मतलब होता है, देखो पी का मतलब हो जाए प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई थी। SOPT कार्यक्रम का आरंभ कह रहे वर्ष 1993 से किया गया। कह रहे कि सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए NCERT को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया। मतलब कह रहे हैं कि सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए किसको सौंपा गया, NCERT को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः कह रहे हैं किन किन कार्यों से संबंधित है, संक्षेप में लिखे। तो आप लोग देखें इसके अंतर्गत कह रहे राज्य, जनपद और स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से कह रहे पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के 100% बच्चों का नामांकन कराना तथा कह रहे विद्यालय सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन शामिल है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर दिए। तो बहुत शॉर्ट आपके आंसर देंगे, इनको नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग देखें विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम वे योजनाएं हैं जो कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। मतलब विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम मतलब होता है वे योजनाएं हैं जो क्या करती हैं बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और कह रहे हैं उनकी शिक्षा सुनिश्चित करती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के कह रहे के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। तो आप लोग धरते हैं देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ही आपका 3 लाइन में लिखा है तो आंसर कितना बड़ा होगा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। सीरीज को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े आंसर दे गए, तो इसलिए हम लोग इस क्लास में देखो पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत शॉर्ट आंसर आपके यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। इनको आप लोग नोट जरूर कर लें या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखो हम लोग ज़्यादा डिटेल से नहीं चीज़ें देख रहे हैं, ओनली क्वेश्चन के आंसर ही हम लोग इस क्लास में देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका जैसे इसका आंसर दिया इस स्तर के कह रहे कि शिशुओं को पढ़ाना लिखाना और कह रहे गिनती ही ना सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु कह रहे कि खेल, कहानी, गीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। देखो क्वेश्चन कह रहे हैं उसी हिसाब से आपका आंसर दिया, कह रहे पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कह रहे शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। तो कौन कौन से, देखो पढ़ाना लिखाना तो होता ही है, उसके अलावा क्या होता है खेल, कहानी, गीत, अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु कह रहे हैं सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आप लोग देखें कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक तो मिड डे मील योजना चल रही है स्कूलों में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जैसे विद्यालय प्रवेश योजना, जैसे बालिका शिक्षा योजना, जैसे समग्र शिक्षा अभियान और नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, ये सारी योजनाएं आपकी, ठीक है, सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। आप लोग देख रहे हैं विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित कह रहे जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती। किसके द्वारा की जाती? जिला शिक्षा समिति द्वारा। और जिला शिक्षा समिति का गठन किसके द्वारा होता है? जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में इसका गठन होता है। ठीक है, वो क्या करती है? जो आपके कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है उनकी मॉनिटरिंग करती है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयाँ क्या क्या हैं। आपकी देखो यहाँ पे कह रहे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की निम्न कठिनाइयाँ हैं। आपका कह रहे अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, आपका कह रहे कि अधोसंरचना की कमी, शिक्षकों की कमी और सामाजिक बाधाएं, जन जागरूकता की कमी। देखो आप लोग ये हेडिंग ही लिख सकते हो, जरूरी नहीं पूरा आप लिखो, पूरा लिखना चाहो लिख सकते हो, याद कर सकते हो तो आप लोग लिख लो, नहीं तो देखो अपर्याप्त वित्तीय संसाधन क्या होते हैं? शिक्षा के लिए बजट की कमी। ठीक है, गवर्नमेंट के पास क्या है? शिक्षा के लिए बजट की कमी, शिक्षा के लिए कोई बजट ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपकी अपर्याप्त वित्तीय संसाधन। नेक्स्ट कह रहे अधोसंरचना की कमी, मतलब स्कूल भवन जैसे शौचालय, पुस्तकालय, इनकी भी कमी रहती है। नेक्स्ट कह रहे आपका शिक्षकों की कमी, कह रहे प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में कमी है। नेक्स्ट सामाजिक बाधाएं, कह रहे गरीबी, बाल श्रम, लैंगिक असमता, ये आपकी क्या है? सामाजिक बाधाएं। तो नेक्स्ट कह रहे जन जागरूकता की कमी, कह रहे अभिभावकों में कह रहे शिक्षा का महत्व ना समझना। देखो अभिभावक क्या करते हैं, गार्जियंस क्या होते हैं कि शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। वो क्या करते हैं? अपने घरेलू कामों में बच्चों को लगाए रहते हैं, स्कूल भेजते नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि अभिभावकों में शिक्षा की कमी है और वो लोग शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से भी क्या होता है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न या कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक है, तो देखो आप लोग ध्यान करें, जरूरी नहीं पूरे पूरे पॉइंट आप लोग लिखो, ओनली ये याद कर लो, इतनी हेडिंग भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ध्यान करो क्योंकि आपका अत लघुत्तरीय क्वेश्चन है। अत लघुत्तरीय क्वेश्चन देखो आप लोग ध्यान करें, इस पेपर में आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूरे पूरे लिखोगे 40 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय होता है, तो 2 घंटे में 40 क्वेश्चन कैसे लिख पाओगे भाई? ये समझो आप लोग, ये हेडिंग आप लोग याद कर लो, इन हेडिंग को भी लिख सकते हो। अगर आपको पूरा याद हो जाता है तो पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीति के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो आप लोग देखें हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर, कह रहे कि शिक्षकों का प्रशिक्षण, समुदाय की भागीदारी, कह रहे विद्यालयों का कह रहे सुदृढ़ीकरण, कह रहे पाठ्यक्रम में सुधार और कह रहे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु नवाचार की प्रोत्साहन। मतलब नवाचार मतलब को क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं, शिक्षकों को मतलब ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जो मतलब नई शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों को समझाएं, जिससे क्या हो बच्चे ज़्यादा आसानी से कोई पाठ्यक्रम या कोई भी चीज़ समझ सकें। ठीक है, जब तक वो देखो अपनी शिक्षण विधियां जो भी हैं, जैसे पढ़ाने के तरीके उनमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, तब तक बच्चों को कैसे समझाए। जैसे हमने कोई चीज़ समझाई बच्चों को, अगर उनको समझ नहीं आ रही है तो हमें समझाने का तरीका बदलना पड़ेगा, तभी बच्चों को समझा सकते हैं। समझे? तो ये होते हैं आपकी नवाचार की प्रोत्साहन। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आपका जैसे फर्स्ट दिया, कह रहे कि इस अभियान की सफलता कह रहे पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा और सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। नेक्स्ट आपका कह रहे इस अभियान का मकसद देश में निरक्षरता को ख़त्म करना है। अब नेक्स्ट कह रहे कि सतत शिक्षा के अवसर देना, कह रहे प्रासंगिक कौशल विकास कार्यक्रम करना है। ठीक है, तो आपके 4 पॉइंट दिए गए, आपके 3 पूछे गए, तो आप लोग इनमें से कोई से भी 3 आसान से याद कर लेना, उनको आप लोग लिख देना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कह रहे प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है। कह रहे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कह रहे प्रारंभिक शिक्षा से आशय है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं कह रहे अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए। तो देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्या दिया गया? ये दिया गया कि आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, तो ये आपका इस अधिकार में दिया गया। देखिए अब आप लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका कह रहे हैं हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो आप लोग देखते हैं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कह रहे बाल श्रम से बच्चों का विकास और कह रहे भविष्य प्रभावित होता है। देखो बाल श्रम का मतलब क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा लिया जाता है, काम पे रख लिया जाता है, उनसे काम कराया जाता है। ठीक है, जैसे फैक्ट्रियों में क्या होता है कि आपके छोटे बच्चों को काम पे नहीं रख सकते हैं, अब नहीं रख सकते, लेकिन पहले रख लेते थे। ठीक है, तो अब तो
दो बाल श्रम कानून बना दिए गए हैं, जिससे क्या होता है छोटे बच्चों को जब तक 18 साल एज नहीं हो जाती तब तक कोई भी फैक्ट्री कोई भी कंपनी उनको नहीं ले सकती है। तो वही कह रहे हैं कि बाल श्रम से क्या होता है बच्चों का विकास और कह रहे भविष्य प्रभावित होता है। कह रहे कि इस परियोजना का मकसद बाल श्रमिकों का कह रहे पुनर्वास देना और उन्हें स्कूली शिक्षा में शामिल करना है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। कह रहे हैं यह प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि न्यूनतम अधिगम स्तर वह बुनियादी ज्ञान कौशल और क्षमताएं हैं कह रहे जो एक निश्चित कक्षा या स्तर पर सभी छात्रों द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए। ठीक है, उसके आगे कह रहे हैं कि यह प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है और कह रहे क्योंकि इससे यह तय होता है कि हर विद्यार्थी न्यूनतम आवश्यक दक्षताओं को प्राप्त कर सके, जिससे कह रहे कि जिससे शैक्षणिक अक्षमता कम हो और कह रहे कि आगे की पढ़ाई के लिए मजबूत नींव बने। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे। तो आप लोग देखें पहला तो आपका सुझाव था कि पाठ्यक्रम का सरलीकरण, दूसरा था रटने की प्रवृत्ति खत्म करना, नेक्स्ट कह रहे हैं बस्ते के बोझ कम करना, कह रहे कि समान शिक्षा और कह शिक्षा में नवाचार। तो देखो अब देखो यहाँ पे हेडिंग आपकी ये 4 पॉइंट दिए गए। अब इनमें क्या है कि पाठ्यक्रम सरलीकरण में क्या है कि गैर जरूरी विषय हटाकर व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट रटने की प्रवृत्ति खत्म करना का मतलब क्या है बच्चों को सोचने समझने और कह रहे हैं कि रचनात्मक बनाने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं बस्ते का बोझ कम करना, मतलब क्या है किताबों की संख्या घटाकर हल्का बैग सुनिश्चित करना चाहिए। कह रहे हैं कि समान शिक्षा मतलब सभी बच्चों के लिए गुणात्मक और समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं शिक्षा में नवाचार, कह रहे हैं शिक्षकों को नए शिक्षण तरीके का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मतलब शिक्षकों को क्या करना चाहिए नए तरीके मतलब शिक्षण के नए तरीके का प्रयोग करना चाहिए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा कह रहे संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है, इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की सीमा समीक्षा कीजिए। अब कह रहे देखो केंद्रीय दस्तकारी के माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देना संभव नहीं है, क्योंकि यह मुख्यतः कह रहे हस्तकला और व्यावसायिक कौशल पर केंद्रित है। जो आपकी केंद्रीय दस्तकारी शिक्षा है वो किस पर, हस्तकला और किस पर केंद्रित है, व्यावसायिक शिक्षा पर केंद्रित है। इससे बौद्धिक वैज्ञानिक और सैद्धांतिक ज्ञान का विकास सीमित रह जाता है। इससे बौद्धिक आपका और सैद्धांतिक ज्ञान मतलब विकास नहीं हो पाता है। कह रहे कि बुनियादी शिक्षा में कह रहे समग्र विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ शैक्षणिक विषयों का संतुलन आवश्यक है। मतलब देखो आपका यहाँ पर कह रहा है कि जो व्यावसायिक शिक्षा के साथ में क्या होना चाहिए शैक्षणिक विषय भी रखने चाहिए, मतलब संतुलन आवश्यक है। आपका व्यावसायिक शिक्षा के साथ में शैक्षणिक विषय भी होना चाहिए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को कह रहे किस प्रकार एक नई से दिशा प्रदान की। तो आप लोग देखते हैं मैकाले के विवरण पत्र से कह रहे भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया और कह रहे क्योंकि अंग्रेजी भाषा के माध्यम के रूप में कह रहे स्वीकृत किए जाने पर कह रहे पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। ठीक है, तो देखो आंसर बहुत शॉर्ट है, आप लोग नोट जरूर कर लेना, ध्यान रखो। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निष्पंदन सिद्धांत क्या है। कह रहे कि निष्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम कह रहे मैकाले ने किया था। कह रहे कि इस सिद्धांत का अर्थ है कि कुछ लोगों को अंग्रेजी में कह रहे अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि वे कह रहे अंततः जन साधारण को भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित कर सके। और आगे कह रहे कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य कह रहे कि निम्न वर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं है, बल्कि कह रहे हमारा उद्देश्य ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो अपने देशवासियों में कह रहे उस शिक्षा का कुछ अंश वितरित कर सके जो हमने उसे दी। ठीक है, तो वो आंसर आप लोग नोट जरूर कर लें, ध्यान रखो। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत कह रहे प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु कह रहे दिए गए सुझाव। तो आपका फर्स्ट पॉइंट कह रहे देखो आपका यहाँ पर कह रहे कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहे 24 जुलाई 1986 को घोषित की गई थी। कह रहे कि सभी बच्चों को मुफ्त
अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। फर्स्ट कह रहे बच्चों के, यहाँ पे एक बार वो बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर घटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। कह रहे लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब नेक्स्ट कह रहे पिछड़े वर्ग और कह रहे विकलांग बच्चों के लिए कह रहे विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। कह रहे कि शिक्षा में जनता और पंचायतों की भागीदारी बढ़ाना चाहिए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या हैं। तो आप लोग देखें तो फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं स्कूलों में कह रहे बुनियादी सुविधाओं की कमी, ये तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो गया। कह रहे प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। आपका थर्ड पॉइंट कह रहे पर्याप्त सरकारी फंडिंग ना होना। कह रहे मातृभाषा और शिक्षा की भाषा में अंतर, मतलब देखो मातृभाषा कुछ और है, जो पढ़ाई जाने वाली भाषा है वो कुछ और है, इसका भी अंतर हो जाता है। नेक्स्ट कह रहे कुपोषण के कारण सीखने की क्षमता पर असर पड़ता है। नेक्स्ट कह रहे कि आयु के अनुसार पाठ्यक्रम का अभाव। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। कह रहे कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है कह रहे कि सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। कह रहे इसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चों तक शिक्षा पहुंचाकर साक्षरता बढ़ाना और कह रहे समाज में समानता और विकास सुनिश्चित करना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो कह रहे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। कह रहे बच्चों को शिक्षा के केंद्र में रखना, ठीक है, बच्चों को शिक्षा के केंद्र में रखना। कह रहे रटने के बजाय समझ पर जोर देना, मतलब रटाना नहीं चाहिए, समझ पर जोर देना चाहिए, मतलब बच्चों के अंदर, ठीक है, रचनात्मक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे कि अनुभव आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करना। कह रहे कि आपका और कह रहे सभी के लिए समावेशी व समान शिक्षा सुनिश्चित करना। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का 2016 का पेपर देखा था। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल या डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।